Thank you, Meghna. Thank you, Hina. Ladies and gentlemen, present to you the Union Human Resource Minister, Mr. Dharmendra Pradhan, a man who's known not just for heading his ministry, but a man who has the magic touch. जब भी इनको मौका मिलता है, इनकी पार्टी इनको इंचार्ज बनाती है किसी राज्य का, तो वो राज्य जीत कर आ जाते हैं। हाल ही में बिहार जीत कर आए हैं। बहुत शुभकामनाएं आपको कि बिहार में आपको प्रचंड जीत मिली, लेकिन विपक्ष कहता है कि सारी इंस्टीट्यूशंस को आपने टेक ओवर कर लिया है, इसीलिए आप जीत जाते हैं। देखो, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई पॉजिटिव मुद्दा नहीं है, लोगों की मन को छूने वाला उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इसलिए लंबे समय तक हारने के कारण उनके मन में एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रही है। जब आदमी कुंठित हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, वो अनर्गल कुछ भी बोल सकता है। विपक्ष की मनस्थिति, विशेष करके कांग्रेस पार्टी की मनस्थिति उस प्रकार के है। अभी आप चुनकर कांग्रेस पार्टी पर ही प्रहार करते हैं। समाजवादी पार्टी, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, इनसे आपकी दोस्ती है? ना, सब एक ही है। इनकी इंडी गठबंधन की सो घोषित माने ना माने नेता राहुल गांधी है। इसलिए स्वाभाविक कांग्रेस संसद में प्रमुख विपक्ष पार्टी भी है, वो लीड करता है विपक्ष को। उनकी दिवालियापन अन्य पार्टियों को भी छा जाती है, इसलिए वो जाने उनकी क्यों दिक्कत क्या है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन की तथाकथित नेता है। राहुल गांधी पर अभी हाल ही में आपने बहुत तगड़ा प्रहार किया था, खास करके एआई समिट के बाद एक वो जो शर्टलेस प्रोटेस्ट हुआ था, उन प्रोटेस्टर्स को राहुल गांधी ने बब्बर शेर कहा था। इतनी नाराजगी राहुल गांधी से? राहुल गांधी से नाराजगी नाम, राहुल गांधी जी को उल्टा पूछना, आपको देश के साथ क्या नाराजगी है? विश्व भर के लोग आए थे। हमारी राजनीति में कई विषय में सहमति असहमति होना स्वाभाविक है, कोई जरूरी नहीं हमारी सभी नीतियों में सहमत हो। उनको अगर उन दिनों में कुछ प्रोटेस्ट करना था, देश में प्रोटेस्ट होने की स्थान भी तय है, जंतर मंतर है, संसद के सामने है, और कहीं भी हो सकता था। लेकिन उनको क्या मजबूरी थी, क्या दिवालियापन उनमें आया? वो एआई समिट में देश की प्रतिष्ठा जहां प्रस्फुटित हो रही थी, जहां फ्लोरिश हो रही थी, देश की एक टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी की दुनिया के लोग लोहा मान रहे थे, उस समय में वहां जाके क्यों प्रोटेस्ट किए? और अगर राहुल गांधी जी बड़े बेशर्मी के साथ उनको कहते हैं अच्छा किए, तो राहुल गांधी जी की बौद्धिक दिवालियापन की लक्षण है। धर्मेंद्र प्रधान जी, अब विपक्ष करे तो क्या करे? वो किसी भी मुद्दे पर आपसे डिबेट मांगता है तो पार्लियामेंट में तो आप करने नहीं देते। उनका कहना है कि वेस्ट एशिया में जो इस वक्त वॉर की स्थिति है, इस पर वो डिस्कशन डिबेट पार्लियामेंट में करना चाहते हैं। उन्हें मिला क्या? स्टेटमेंट मिले और एक ऑल पार्टी मीटिंग जो बिहाइंड क्लोज डोर्स। डिस्कशन में इतनी प्रॉब्लम क्या है? नहीं, किस मुद्दे पे डिस्कशन करना चाहते? जब देश आगे आके उनकी डिस्कशन की पहले स्वयं प्रधानमंत्री लोकसभा में और राज्यसभा में अपने से विस्तार से एक विवरण दिया, देश की और दुनिया की स्थिति के बारे में बताया, भारत की चुनौती के बारे में बताया, देश में एक एकजुटता की अपील की। उस समय में वो क्या डिबेट चाहते थे? बाकी डिबेट करने के हम सब समय तो प्रस्तुत है। इन दिनों में जब विपक्ष से सहयोग किया, हमने डिबेट को कभी ना हमने अस्वीकार नहीं किया, हमने डिबेट किया सारा विषय को, उनको तथ्य। उन्होंने लोकसभा स्पीकर महोदय के ऊपर अनास्था का प्रस्ताव लाया, वो डिबेट ही हुआ। उन्होंने प्रस्ताव लाया तो डिबेट तो करना ही पड़ेगा। वो सवाल कुछ और है, ये सवाल कुछ और है। सवाल पूछने का हक तो है। मूल विषय है डिबेट। डिबेट में किस विषय में? जब देश को एकजुट होके रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की इन दिनों में जिस प्रकार की नकारात्मक रवैया है, देश की एक भ्रम पैदा करना, देश में एक भय की वातावरण पैदा करना, यह कांग्रेस पार्टी की नीति है। संसद उसके लिए मिसयूटिलाइज करने का फोरम नहीं है। मैंने फिर दोबारा कहना चाहूंगा, सारा विषय पे बिंदुवारी प्रधानमंत्री जी ने विवरण दिया, अन्य किसी ने नहीं। प्रधानमंत्री जी ने दिया, विदेश मंत्री जी ने नहीं दिया, पेट्रोलियम मंत्री ने नहीं दिया, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने दिया कि क्या स्थिति है दुनिया में, हम कैसे नेविगेट कर रहे हैं। ये सारा विषय हमने तार्किक ढंग से रखा है। और कांग्रेस पार्टी को एक स्ट्रक्चर चर्चा के लिए पसंद नहीं है। हो हल्ला,
हुड़दंग मचाना और अराजकता पैदा करना कांग्रेस पार्टी की रणनीति बनी हुई है। राहुल गांधी का कहना है कि हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी और प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। क्या जवाब देंगे? ये तो असभ्यता है ना। राहुल गांधी जी को कोई सार्वजनिक जीवन की सम्मान नहीं बचा है, कोई सार्वजनिक जीवन की सम्मान नहीं बचा है, इसीलिए ये तो देश की जनादेश को ही अपमानित करना ना। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी बने हैं, उनकी राजीव गांधी जी, राहुल गांधी जी की परिवार की दया से नहीं है, उनके वहां जो बनते हैं उनके परिवार की दया से खैरात लेके चलते हैं। भारत की जनता ने 3 बार एनडीए को आशीर्वाद किया है, इसकी बदौलत प्रधानमंत्री देश की जिम्मेवारी में बैठे हैं और उनको कोई असभ्यता प्रकाश करे हम चुप रहते हैं। इस मिसबिहेवियर अप्रोच को, इस प्रकार की दुर्व्यवहार को निंदा करनी चाहिए, सार्वजनिक निंदा करनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि फिर से चुनाव हैं 5 राज्यों में। इन 5 राज्यों में असम के अलावा बीजेपी की सरकार कहीं पर नहीं है। इस बार आप क्या देख रहे हैं? असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, यहाँ पर बीजेपी का कोई स्कोप है? देखिए, आसाम में हम तीसरी बार लगातार सेवा करने का हमको जनता ने अवसर देगा, ये सब लोग मानते हैं। बंगाल और तमिलनाडु में इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए शासन की दायित्व में आएगी। दोनों राज्यों में सत्ताधारी दल की भयंकर पराजय होगी, नाराजगी, अव्यवस्था चरम पे है उन शासकों की। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में और एनडीए एआईडीएम के गठबंधन के साथ तमिलनाडु में हम ही विपक्ष की भूमिका में है। केरल में हमारी ताकत काफी बढ़ी है। हमने अभी त्रिवेंद्रम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को अपने ताकत पे आशीर्वाद लिया है। केरल में तेजी से भारतीय जनता पार्टी इस बार एक निर्णायक स्थिति तक पहुंचेगी। पौंडीचेरी में हमारी सत्ता थी एनडीए की, वो भी रिटर्न होगी। धर्मेंद्र प्रधान जी, आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, इसके 2 ही मायने हो सकते हैं। एक के ईवीएम पर आपका बस है, दूसरा इलेक्शन कमीशन पर आपका बस है। देखिए, जब बार बार विपक्ष हार जाता है, कभी वो ईवीएम को गाली देते थे, आजकल वो इलेक्शन कमीशन को गाली देते हैं। इलेक्शन कमीशन उनकी समय में सब दूध से धुले हुए थे, सब गंगा जी के अंदर वो निकल के आए थे। अभी के इलेक्शन कमीशन उनको आपत्ति लगता है। एसआईआर उन्होंने भी अपने कार्यकाल में किया था। क्या भारत की मतदाता सूची समय रहते हुए परिष्कार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या इस देश की मतदाता सूची में पड़ोस की देश की लोग घुसपैठी आनी चाहिए क्या? ये मूल विषय, अगर उसको हम करके एसआईआर को इलेक्शन कमीशन अपने ये कोई असंवैधानिक काम करे, संविधान की व्यवस्था है और एसआईआर पहले भी हुई है, कांग्रेस के कार्यकाल में हुई है, वो करे तो सही। उनकी समय की चुनाव आयोग करे तो सज्जन लोग थे। अभी की चुनाव आयोग और अभी की संवैधानिक व्यवस्था को माना जाए तो अभी ये एजेंसी बीजेपी के साथ हो गया। ये तो एक कुंठित मानसिकता ही कह सकता है। लेकिन केरला में आपने देखा कि बीजेपी का एक रिप्रेजेंटेशन जिसपे बीजेपी का ठप्पा लगा हुआ है, वही इलेक्शन कमीशन से सब जगह चला गया, तो सवाल तो उठेंगे। क्लरिकल एरर को, इलेक्शन कमीशन के बयानों को मैं भी अखबार में पढ़ा, कोई क्लरिकल एरर को इसको इतना तवज्जो देने की मेरे ख्याल से कोई आवश्यकता नहीं। आइडियोलॉजिकल एरर के क्लरिकल एरर? क्लरिकल एरर है, कोई आइडियोलॉजिकल एरर नहीं है। केरला की जो चुनाव अधिकारी हैं, ऐसे तो हमारी तो प्रभाव इतना केरल में नहीं है। वहां की जो प्रशासनिक अधिकारी, उनके ऊपर नियंत्रण तो केरला सरकार की भी है। अभी चुनाव आयोग के अंदर वो आते हैं, लेकिन कल तक तो चुनाव केरला अधिकारी केरला गवर्नमेंट के साथ काम करते थे। यहाँ कोई आइडियोलॉजिकल विषय नहीं है, वो क्लरिकल एरर है, उसको इतना तुल देने की आवश्यकता नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी, अब आपके विभाग पर अगर मैं आती हूं तो मैं पूछूंगी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपने बहुत फैनफेयर से, बहुत रिसर्च के बाद लॉन्च की। आज आप 5 साल बाद उसे कहाँ देखते हैं, कितनी इफेक्टिव हुई? और विपक्ष जो सवाल उठाता है कि दुनिया की टॉप 100 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भारत की कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं? देखो, विपक्ष की दायित्व 2014 तक था, 4 से 14 था। मैं अगर एक ही, आपने कहा कि दुनिया की ग्लोबल रैंकिंग में भारत कहाँ खड़ा है, आपने अभी प्रश्न पूछा, मैं उसका ही उत्तर देता हूं।
कि 2014 तक भारत की कुल मिला के क्यूएस रैंकिंग कैटेगरी में 54 यूनिवर्सिटीज थे, इंस्टीट्यूशंस थे। अभी 3 दिन पहले क्यूएस की 2026 की रैंक आई है, उसकी स्टैटिस्टिक्स आई है, और 100 के अंदर भारत की कई विषयों में कई यूनिवर्सिटी, कई आईआईटीज, कई आईआईएम, जेएनयू जैसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, वो सब उस कैटेगरी में आ चुके हैं अभी अभी 2 दिन पहले। और लगभग 290 से ज्यादा, कभी 54 होते थे 2014 में, अभी 2026 में 10-12 साल के बाद उसकी 290 तक यूनिवर्सिटी उस कैटेगरी में आ चुके हैं। ये पिछले 10-12 साल की हमारी शिक्षा के ऊपर प्रयास की एक वैश्विक मानक है। तो आप समझते हैं कि ऑन द ग्राउंड चेंजेस आए हैं, क्योंकि हर साल बजट एलोकेशन में ये विषय भी उठता है कि एज परसेंटेज ऑफ बजट एलोकेशंस एजुकेशन का जो शेयर है वो घटता चला जा रहा है। ना, मैं आपको 2 विषय आपने पूछा कि ऑन ग्राउंड क्या रिफ्लेक्शन हुई है और बजट के बारे में क्या है। पहले मैं बजट के बारे में कहूं, पिछले वित्त वर्ष में जितना बजटीय एलोकेशन हमको था, वित्तीय प्रबंधन था, उससे लगभग 8% से ज्यादा हमको इस बार ज्यादा पैसा मिला है। इस साल की फाइनेंशियल एलोकेशन 1,39,000 करोड़ केंद्रीय बजट में हमको है, ये पिछले साल से 8% ज्यादा है। बाकी आपके जो मूल प्रश्न था कि ग्राउंड में क्या दिख रहा है, ग्राउंड में भारत की एजुकेशन सिस्टम पैराडिम शिफ्ट की ओर जा रहा है। नए पाठ्य पुस्तक आ रहे हैं, नए पहले भारत में प्री स्कूल एजुकेशन फॉर्मल नहीं था। एनईपी ने रेकमेंड किया प्रारंभिक दिनों में बच्चों को पढ़ने लिखने की दुनिया से जुड़नी चाहिए। पहले आंगनबाड़ी होता था, शहरों में चंद प्ले स्कूल था, उसको एनईपी की रिकमेंडेशन से बाल बाटिका 1, 2, 3 ये 3, 4, 5 में फॉर्मल एजुकेशन के हिस्सा बनाया गया है। आज देश भर में WCD डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, कल्याण डिपार्टमेंट, वेलफेयर डिपार्टमेंट, चारों डिपार्टमेंट मिलके प्रारंभिक अवस्था में सभी बच्चों को, एज 3 की सभी बच्चों को कहीं ना कहीं फॉर्मल लर्निंग दुनिया में हम जोड़ रहे हैं। ये एक पैराडिम शिफ्ट हुई है। दूसरा, एनईपी ने कहा कि प्रारंभिक दिनों की पढ़ाई मातृभाषा में होनी चाहिए। आज भारत की मदर टंग बेस्ड एजुकेशन एनईपी के बाद फॉर्मल नीति बन चुकी है। पहले भी था, लेकिन इसको फॉर्मली नीति बनाया गया है। सीबीएसई भी अपने आदेश निकाला है, संबंधित राज्यों में जहां जहां उनकी स्कूल है, उस राज्यों में कम से कम क्लास 5 तक धीरे धीरे मातृभाषा आधारित पढ़ाने की व्यवस्था करो। हमारी एजुकेशन सिस्टम अभी प्राइमरीली मेमोराइजेशन के ऊपर, याद रख के उसको रिप्रोड्यूस करो, ऐसी व्यवस्था है। अभी एनईपी के कारण उसको धीरे धीरे हम डिजाइन थिंकिंग तक, क्रिटिकल थिंकिंग तक, मौलिक चिंतन तक ले जाने की प्रयास कर रहे हैं। उसकी पहला शर्त है, बच्चा जिस भाषा को पहले बोलता है या पहले सुनता है, उस भाषा में अगर पहला आरंभिक दिनों में लिखेगा और पढ़ेगा, तब उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बनेगी। ये एनईपी की सबसे बड़ा रिकमेंडेशन है। आज पीएम पोषण योजना में न्यूट्रियस फूड योजना देश की सभी इलाका में ये लागू हो रहा है। आज भारत में स्किल बेस्ड एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी एक प्रमुख विषय था। पढ़ाई क्या हमको रोजगार की ओर ले जा रहा है या सिर्फ सर्टिफिकेट डिग्री तक सीमित करता है। क्लास 6 से क्लास 12 तक एनईपी की रिकमेंडेशन से पहली बार स्किल, प्ले, स्पोर्ट्स एंड आर्ट एंड कल्चर ये फॉर्मल विषय बन चुके हैं। आने वाले दिनों में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, अकाउंटेंसी बच्चा पढ़ता था अपनी चॉइस से, आने वाले दिनों में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए अपने रुचि के हिसाब से बच्चा स्किल की कोई कोर्स में पढ़ेगा, एआई स्किल्स के ऊपर पढ़ेगा। हमारी दुनिया की जो नए नए इमर्जिंग जॉब रोल्स आ रहा है, उसकी भी पढ़ाई स्कूल से शुरू होगी। कोडिंग के ऊपर पढ़ाई करेगी, क्वांटम के ऊपर पढ़ाई होगी। ये सभी अभी स्कूल लेवल पे पढ़ाने की व्यवस्था शुरू कर दिया गया है। एक और प्रमुख विषय लाया गया है। हमें एनईपी ने कहा था पढ़ाने की व्यवस्था में टीचर एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करना, स्टूडेंट को टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाना, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाना। इसीलिए पिछले साल से
सरकार ने व्यवस्था किया है। एआई, फॉर एग्जाम्पल, एआई एक सबसे बहुचर्चित इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी आज सबके सामने है। हम सब एआई पे डिपेंडेंसी हमारी बढ़ रहा है। क्या हम अपने स्कूल के बच्चों को, स्कूल के शिक्षकों को उससे बाहर रखें? ऐसा नहीं है। इसलिए सरकार ने हमको व्यवस्था किया है, मद्रास आईआईटी को हमने दायित्व दिया है। आज बोधन एआई करके एक इंस्ट्रूमेंट बनाई गई है, जिसमें एआई के बारे में क्या पढ़ाया जाएगा और एआई के माध्यम से कैसे पढ़ाया जाएगा। एआई इन एजुकेशन, एआई फॉर एजुकेशन, ये दोनों पे काफी मात्रा में काम आज हम कर रहे हैं। ये रहा कुछ विषय मैंने कहा। टीचर्स कैपेसिटी बिल्डिंग में एआई की मदद लिया जा रहा है, ये मैंने कहा स्कूल के बारे में। हायर एजुकेशन में फिर मैं कहूं एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े। हम धीरे धीरे एजुकेशन को, प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारे देश में डिग्री जितनी महत्वपूर्ण होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए। एक यूनिफाइड क्रेडिट आर्किटेक्चर करना, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की कल्पना करना, स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप के लिए ज्यादा प्रेरित करना, उसके लिए वित्तीय प्रोविजन करना। कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री का दायित्व अभी बना है, सभी कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट को, जितने सारे उनके वहां पंजीकृत हुए, रजिस्ट्रेशन हुए, सभी को इंटर्नशिप के लिए एम्बेडेड करना। ये एक और एक मिनिस्ट्री हमारी मदद कर रही है। भारत की नई पीढ़ी को, आज भारत में हायर एजुकेशन में लगभग 5 करोड़ यंगस्टर्स है, इनकी एम्प्लॉयबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप सबसे ज्यादा प्रमुख विषय है। नई एजुकेशन पॉलिसी, मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एंट्री, इंटरडिसिप्लिनरी, ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट को पहले नहीं था, इसको यूज करते हुए भारत की नौजवानों को ज्यादा एम्पावर्ड करना, उस काम पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन आप विपक्ष को तो कन्विंस ही नहीं कर पा रहे। वो कह रहे हैं कि आप एक ही काम कर रहे हैं, देश का इतिहास बदल रहे हैं, मुगलों का इतिहास हटा रहे हैं और सैफ्रनाइजेशन ऑफ सिलेबस कर रहे हैं। देखिए, विशेष करके कांग्रेस पार्टी और कुछ उनके साथ रहने वाले कुछ लेफ्ट टू सेंटर विचारधारा के लोगों की एक भारत की इंटेलेक्चुअल स्पीयर पे उनकी एक सोच था, मोनोपोली था। वो मानते थे कि इस देश की आजादी की लड़ाई सिर्फ एक खानदान के अंदर सीमित होनी चाहिए। हमारी सरकार की नीति रही है, जितना देश की गुमनाम नायक है सबके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। इस देश में अभी अभी हम लोगों ने देश की बाह्य आक्रमण का 1000 साल के हमने सोमनाथ में गजनी के महमूद 1000 साल पहले आक्रमण किए थे। आज 2026 में हम लोग हैं, 1026 में वो आक्रमण हुआ था। अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें मैकोले माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा, डीकोलोनाइज हमारी इकोसिस्टम को बनानी पड़ेगी। भारत की आवश्यकता क्या है, भारत की कौन सी, इतिहास हमारे सामने दर्पण जैसे काम करता है। इतिहास के दर्पण को हम सही मायने में देखेंगे तो भविष्य की रास्ता सुगम होगा। सही चीजों को पर्याप्त मात्रा में रखना, यह हमारी सरकार की दायित्व है। हम किसी की चीजों को, कोई भी विषय को छोटा नहीं करते हैं, कोई हटाते नहीं, हम और लंबी रेखा उसके सामने खींचते हैं। उसमें से कोई छोटा दिख जाए तो हम क्या करेंगे? तो आप लंबी रेखा खींचकर विपक्ष को छोटा बना रहे हैं, ये आपका कहना है? रुके, क्या बिरसा मुंडा के बारे में जानकारी देना ये छोटी रेखा है? क्या भगत सिंह के बारे में सही प्रोस्पेक्टिव देना छोटी बात है? क्या रानी माँ गाइडुलू के बारे में, जो नॉर्थ ईस्ट की इतना बड़ा महिला थी, स्वतंत्रता सेनानी थी, क्या वीर सुखापा के बारे में सिर्फ आसाम को अभिमान करनी चाहिए? क्या वीर बालक बाजी राउत के बारे में, या गुरुपुत्र फतेह सिंह जोरावर सिंह के बारे में इतिहास की हिस्सा में उसको लेके आना, ये कोई छोटी बात है? मैं वही कह रहा हूं, कुछ लोगों ने इतिहास को अपने ढंग से पढ़ना चाहा, लिखना चाहा। हमने उसको इस विरासत में जो इतिहास है उसको सही प्रोस्पेक्टिव में हम लेके आ रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक यूनिफॉर्मिटी लाने के ऑब्जेक्टिव से लाई गई थी, लेकिन आपको लगता है कि इससे कॉन्फ्रंटेशन बढ़ा है, खास करके राज्यों में? और राज्य जो तमिलनाडु और बंगाल जो चुनाव में जा रहे हैं, वहां खास करके आपकी तलवारें हमेशा खींची रहती हैं। जी, आप सभी चीजों को चुनाव में मत जोड़ो। देखो, मैं तमिलनाडु, चुनाव तो असलियत है, आप लोग हमेशा बैटल रेडी रहते हैं। देखो, ये अलग, मैं राजनीतिक कार्य करता हूं, लेकिन देश की जनता ने हमको दायित्व दिया है देश में एक सुव्यवस्था खड़ा करना। अभी हम व्यवस्था चलाने के लिए बात करेंगे। पहले इस समय आपने राजनीति के बारे में पूछ लिया, उसके बारे में मैंने अपना अभिमत रखा। देश में एक यूनिफाइड
फिलोसफी चलेगी, पॉलिसी नहीं चलेगी। पॉलिसी एक होगी, एक प्रैक्टिस नहीं हो सकती है। देश में अनेक भाषा है, अनेक लोक व्यवहार है, लोक स्वभाव है, देश की सामाजिक अर्थनैतिक स्थिति की भिन्न भिन्न प्रकार है। इसलिए हम एक प्रकार की एक सिंगल मॉडल नहीं कर सकते। लेकिन देश की कैरिकुलम क्या होगी, देश की बच्चे किस आयु में पढ़ेंगे, देश में क्या पढ़ाया जाएगा। मान लो एक फोर्स करके विज्ञान में विषय रहता है। हिमाचल में हम फोर्स की एग्जाम्पल पानी को लेकर नहीं दे, हम वहां पत्थर पहाड़ से गिरता है, वो फोर्स है। मैं उड़ीसा में विद्यार्थी को पढ़ाऊंगा तो फोर्स की उदाहरण में दूंगा, लहरों को गिन के मैं दूंगा। ये तो कॉन्टेक्स्ट बदलेगी। देश की एग्रीकल्चर के बारे में समझदारी देना है तो देश की उस इलाका में जो एग्री प्रोड्यूस है उसको उदाहरण में लेना, इसलिए एक नहीं हो सकता है। देश की वीर गाथाओं के बारे में बताना है तो हर एक जिले में अलग अलग वीर है, अलग अलग संस्कृति सभ्यता है, खान पान है, भाषा है, पहनावा है। लेकिन ये सब भारतीय है, इसको एक रूप में फिलोसफी के रूप में पढ़ाया जाता है। लेकिन उदाहरण तो अलग अलग देना पड़ेगा। इसलिए ये अपेक्षा करना उचित नहीं कि एक वाटर टाइट व्यवस्था हो। बाकी रहा जिन राज्यों के बारे में आपने नाम लिया, उनकी विरोध राजनीतिक है, उनकी विरोध उनका वैचारिक व्यवस्था है। लेकिन उन राज्यों में हम तमिलनाडु में उनको विरोध किस चीज में, हम तमिलनाडु में कहते हैं पढ़ाई की व्यवस्था। हम कहते हैं, मैं तमिलनाडु की शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को कहा कि आपके राज्य में तमिल भाषा के विद्यार्थी घट रहे हैं, आप उसको बढ़ाओ, ये मेरे शिक्षा नीति कहती है। उनमें उनकी असहमति है। बंगाल में हम कहते हैं मातृभाषा में ही पाठ पढ़ाओ, ये क्या असहमति होनी चाहिए उनको। लेकिन वो कहते हैं आप हिंदी इम्पोजिशन करते हैं, आप स्टेट के फंड्स रोक लेते हैं। देखिए, स्टेट की फंड कोई रोका नहीं जाता है सबको। आपको मैं 3 राज्यों में इस प्रकार की बात आती है। केरला में कई सारे हम मध्याह्न भोजन में पैसा देते हैं, हम तो फोन बंद नहीं किए। हमने आरटी में जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनकी जो खर्चा के रिमबर्समेंट की दायित्व भारत सरकार के पास, उसको हम पैसा देते हैं। तमिलनाडु में भी देते हैं, पोषण में पीएम मध्याह्न में भी देते हैं, पीएम पोषण में देते हैं। हमने कहा कि पीएम श्री स्कूल ये एनईपी इंप्लीमेंटेशन की एक एग्जाम्पलर स्कूल है। इसमें क्या है, इसमें साइंस लैब है, उसमें प्लेग्राउंड की पैसा है, उसमें टीचर्स कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए पैसा है, यही सब एनईपी में लिखा है। इसके लिए आप एमओयू करो, उसको एमओयू करने क्या उनके वहां साइंस पढ़ाने के लिए लैबोरेटरी होनी चाहिए, ये पीएम श्री की कंडीशन है, उसमें एमओयू नहीं करनी चाहिए। एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन रहेगा कि नहीं रहेगा। बाकी रहा बंगाल की बात, बंगाल की बात मत कहो तो अच्छा है। बंगाल में हमने ऑडिट करके निकाला, बंगाल से जो बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन के लिए पैसा जाता है, ममता जी ने उस पैसे को अपने पार्टी के खर्चे में डाल दिया। कहीं उनके वहां पार्टी के अंदर झगड़ा हुई तो किसी की घर जल गई, उनकी जो कंपनसेशन सरकारी खर्चे से दिया वो पीएम पोषण के खाते से दे दिया। ये प्रमाण है, ये मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं प्रमाण दे रहा हूं आपको। इसके ऊपर जब सीएजी ऑडिट किया, ये सब प्रमाण में आया। इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी हो रही है। क्या हम बच्चों के लिए पैसा देंगे या ममता जी की पार्टीबाजी के लिए पैसा देंगे? क्या ये व्यवस्था में चलेंगे कि नहीं चलेंगे? ईडी भी आपका, सीबीआई भी आपका। फिर आप कहां से कहां तक बात ले जा रहे हो? मैं नहीं ले जा रही, ममता दीदी ले जा रही हैं। मैं तो ममता जी का व्यवस्था अलग है, ममता जी की कुछ व्यवस्था मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। आपने कहा एनईपी की बारे में आप पैसा नहीं देते हो, मैंने कहा कि हम पैसा बंगाल में इसीलिए नहीं देते हैं क्योंकि उनके अकाउंट में मेरे पैसा है, वो खर्चा ना करके उसको अपने पार्टीबाजी में खर्चा करते हैं। उन्हीं की तथ्य में कहता हूं, मैं उन्हीं की बंगाल सरकार की प्रमाण के आधार पर मैं कह रहा हूं, उनकी अकाउंट्स बुक को मैं देख के कह रहा हूं। सरकार की पैसा, सामान्य लोगों की पैसा, बंगाल के बच्चों के लिए पैसा, पार्टी की पैसा नहीं है। हाल ही में आपके डिपार्टमेंट में 2 बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई, एक यूजीसी पर और एक एनसीईआरटी में जो जुडिशरी पर कमेंट्स हुए। आपको लगता है ये दोनों कंट्रोवर्सी अवॉइडेबल थी? अवॉइडेबल था, इसको मैं स्वीकार करता हूं। जिस ढंग से इसको प्रतिपादित किया, देखो एक विषय तो अभी यूजीसी को लेके जो एक विमर्श हुई समाज में, ये अभी सब जुडिस है, कोर्ट की संज्ञान में है। इसके ऊपर मैं अभी एक सार्वजनिक मंच पे टिप्पणी देना ये आइदर वे हो जाएगा। लेकिन मैं आपके मंच के माध्यम से देशवासियों को आश्वस्त करना चाहूंगा, हम किसी के ऊपर भी कोई विक्टिमाइजेशन की व्यवस्था की पक्षधर नहीं है, या किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन ना हो इसकी संवैधानिक दायित्व हमारे ऊपर है।
कोर्ट उसको संज्ञान में लिया है। जैसे कोर्ट उसकी रचना बनाएगी, सरकार संविधान सम्मत व्यवस्था को लागू करेगी। बाकी एनसीईआरटी की किताब के बारे में जो विषय आई है, उस विषय में भी कोर्ट ने कुछ टिप्पणी दिया है। जिसे कोर्ट ने कहा है, एक वेल मॉनिटर्ड चैप्टर नया कोर्ट की निगरानी में जोड़ दिया जाएगा। उस काम पे हम लगे हैं। एक कमिटी भी बन गई है। जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी, अब भारत की जो पूर्व अटॉर्नी जनरल थे, उनकी नेतृत्व में और एक अच्छे प्रतिष्ठित शिक्षाविद की नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी इंदु मल्होत्रा जी के नेतृत्व में बनी है। भोपाल लॉ एकेडमी को भी कोर्ट ने कहा था उनको भी जोड़ना, उसको भी हमने जोड़ा है। ये सारा करके चैप्टर प्रस्तुति हो रहा है, कोर्ट की संज्ञान में उसको रखा जाएगा, उसको भी जोड़ दिया जाएगा। What next for Dharmendra Pradhan in his department and in his politics? देखिए नाविका जी, आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा। हमारी देश एक नौजवानों की देश है। आज भी हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं, ऐसा हम कहते हैं। 2011 की जनगणना को हम एक्स्ट्रापोलेट करें तो ये 140 करोड़ होता है। उसमें से शिक्षा विभाग के दायित्व में कितने बच्चे हैं आप देखिए, 30 करोड़ बच्चे हैं, जिनकी कंधे पे भारत विकसित होने वाला है, जिसके कंधे में भारत 21वीं सदी की सारे सपने को पूरा करने वाला है। भारत की नई पीढ़ी की प्रस्तुतिकरण, उनको तैयार करना, यह शिक्षा विभाग की दायित्व है। उस प्रकार की करिकुलम, उस प्रकार की पेडागोजी, उस प्रकार की टेक्नोलॉजी एम्बेडमेंट, उस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर, उस प्रकार की सामाजिक उत्तरदायित्व, उस प्रकार की मेंटरिंग, उस प्रकार की इनोवेशन, उस प्रकार की रिसर्च, विश्व की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था भारत में लाया जाए, ये आज हमारी चुनौती है। हम विश्व भर की अनेक अच्छे मॉडल को, और भारत की सभ्यता में शिक्षा कोई नई विषय नहीं है। हमारी वेदों की आयु, मैं अगर बाल गंगाधर तिलक जी को कोट करूं, वेद की आयु 8000 साल की है। हमारी भारत में आज मैं से 1000 मॉन्यूमेंट आपको गिनाऊंगा, जो आर्किटेक्ट मार्वल्स कहा जाता है। ये सब 1-1500 साल पुरानी है। भारत में सभ्यता की वैज्ञानिक प्रमाण 5-6 हजार 7,000 साल पुरानी भी मिलती है। 10,000 साल पुरानी पैलियोलिथिक पीरियड की रॉक आर्ट भी मिलती है। इस सभ्यता एक जड़ से जुड़ी हुई सभ्यता, इस रूटेड जड़ से जुड़ी हुई सभ्यता को विश्व की दायित्व लेने का मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं। जब प्रधानमंत्री कहते हैं भारत विश्व बंधुत्व की बात करेगा, वसुधैव कुटुंबकम की कृतिरूप हम लाएंगे, ग्लोबल साउथ की बात हम कर रहे हैं। हम अपने को संभालना के साथ साथ विश्व की जरूरतमंद लोगों की आवश्यकता को संभालने की दायित्व भारत के ऊपर है। ये अभी के जो 30 करोड़ बच्चे हैं, तो जो निरंतर इस 30 करोड़ बच्चों को हम संभालेंगे, ये शिक्षा विभाग की दायित्व है। इसमें आप जैसे महानुभव से लेकर समाज के सभी घटकों की मानसिक सक्रियता, सुझाव और दायित्व से इसको हम पूरा करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी, टाइम्स नाउ समिट पर, टाइम्स नाउ के 20 साल पूरे होने पर और भारत के 100 साल तक का जो रास्ता हम तय कर रहे हैं, उसमें हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।